अब देखिएगा आर्टिकल 5.1 है डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन। कॉशी इंटीग्रल फार्मूला आ चुका था एफ ऑफ ए जेड इजिकल टू ए पर हमने कॉशी इंटीग्रल फार्मूला डेराइव कर दिया है। अब हम जेड इजिकल टू ए पर जो है फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने वाले हैं, उसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर हम nth डेरिवेटिव निकालेंगे। अब देखिएगा स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा पहले। इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन रीजन डी, किसी क्षेत्र में आपका फंक्शन एनालिटिक है, then its derivative at any point z is equal to a of b is also analytic in D। तो उस डोमेन D का, उस रीजन D का अगर कोई पॉइंट A लेते हो तो उस A वाले पॉइंट पर जो फंक्शन का डिफरेंशिएबल है, जो फंक्शन का डेरिवेटिव है, वो भी एनालिटिक होगा। ये हमें प्रूव करना है। इट्स डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट z is equal to a D इज एनालिटिक। जो डिफरेंशिएबल होता है, ध्यान रखना, वही एनालिटिक होता है। यही हमारे सब चैप्टर नंबर 2 का रिजल्ट था। इज गिवन बाई, और डिफरेंशियल की वैल्यू का फार्मूला दिया जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, वेयर सी इज एनी क्लोज कंटूर इन डी सराउंडिंग द पॉइंट जेड इज इक्वल टू ए। जेड इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू ए के चारों ओर कंटूर सी क्लोज कंटूर है हमारा। ये देखिएगा सॉल्यूशन, किसी भी आकृति का क्लोज कंटूर सी ले लीजिएगा, जिस रीजन को डोमेन को ये घेर रहा है वो डी है। इस रीजन के अंदर कोई पॉइंट ए है जिस पर वो डेरिवेटिव की बात कर रहा है, ये पॉइंट ले लीजिएगा, ए है। आर्टिकल बिल्कुल सिंपल है, जो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल यानी कि प्रथम सिद्धांत सिखाया जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, इसकी तैयारी करिएगा। अब मुझे दो वैल्यू चाहिए, अपनी एफ ए चाहिए और एफ ए माइनस एच चाहिए। ये ए के पड़ोस में नेबरिंग पॉइंट ले लीजिएगा, ए प्लस एच, इस वाले पॉइंट को ले लेते हैं पड़ोसी में। तो सबसे पहले लेते हैं लेट ए प्लस एच इज नेबरिंग पॉइंट ऑफ ए इन डोमेन डी। अब पीछे वाला आर्टिकल यूज करिएगा जो इससे लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला बाय कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। कॉशी इंटीग्रल फार्मूले से आ जाइएगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, इसे रिप्लेस कर दीजिएगा, रिप्लेस ए विद ए प्लस एच, तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए माइनस एच, सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड कॉमन आ जाएगा, 1/z माइनस ए माइनस एच, 1/z माइनस ए डी जेड, एलसीएम लेने के बाद एच बचेगा, इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए जेड माइनस ए माइनस एच, एच को इधर लिखिएगा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए माइनस एच। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर बनाना है तो लिमिट ले लीजिएगा, क्योंकि एफ डैश इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए अपॉन एच। और जब देखिएगा जब h की जगह आप 0 रखेंगे तो डिनोमिनेटर में z माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाता है 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डी जेड। और इस तरह से जो फार्मूला आपका है फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए फार्मूला आपका प्रूव हो जाता है। ये 5.1 से भी हेडिंग है।
फिर 5.18 है, ये होमवर्क में डाल रहा हूं मैं। जिस तरह से एफ ए लेकर के मैंने एफ ए प्लस एच की वैल्यू निकाली है, उसी तरह से एफ ए लेकर के एफ डैश ए की वैल्यू निकाली है, उसी तरह से जो आर्टिकल 5.18 है उसमें एफ डैश ए से शुरुआत करेंगे और एफ डैश ए लेके एफ डैश ए प्लस एच लेके दोनों को माइनस करेंगे, बिल्कुल यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपके पास एफ डबल डैश ए की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद का जो आर्टिकल है वो ये है 5.19। स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है। इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन डोमेन डी, then fz has at any point z is equal to a of d derivative of all order, all of which are again analytic function in d. These values are given by fn is equal to factorial n upon 2 pi I integration c fz dz upon z minus a to the power n plus 1, where c is any closed contour in d surrounding the point z is equal to a. ये जैसे कॉशी इंटीग्रल फार्मूले ने एफ ए की वैल्यू दी थी, फिर 5.17 आर्टिकल आया उसने एफ डैश ए की वैल्यू दी, 5.18 आया तो उसने एफ डबल डैश ए की वैल्यू दी। तो ऐसे जो फार्मूला है आगे तक बढ़ाते जाना है। तो हमें वैल्यू चाहिए ए पर nth डेरिवेटिव की। इसके लिए हम 11वीं क्लास का मेथड यूज करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन। n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर देंगे, n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर देंगे और उसके बाद n इक्वल टू r के लिए मान लो या k के लिए प्रूव लेट कर लेंगे और फिर प्रूव करके दिखाएंगे k प्लस 1 के लिए। और इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा कि फार्मूला जो है सभी वैल्यू के लिए जो है वो ट्रू है। अब ये ले लेते हैं, यहाँ पर सिंपल है, इस आर्टिकल में भी कोई ऐसा विशेष नहीं है। अब हमें जो प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट fn is equal to factorial n upon 2 pi I integration c fz dz upon z minus a to the power n plus 1। ये रिलेशन हमें प्रूव करना है nth डेरिवेटिव के लिए। आप सबसे पहले डू 5.17, सबसे पहले 5.17 करेंगे जो अभी अभी करा है। तो f डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन था तो इस तरह से लिख देंगे फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 पाई i इंटीग्रेशन c fz dz अपॉन z माइनस a टू दी पावर n प्लस 1। अब हम लिख देंगे रिलेशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब जो रिलेशन आपको प्रूव करना है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव हो चुका है। अब मान लेते हैं लेट रिलेशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k के लिए रिलेशन ट्रू मानने यहाँ से आ जाइएगा f a a इज इक्वल टू फैक्टोरियल k अपॉन 2 पाई i इंटीग्रेशन c f z dz अपॉन z माइनस a टू दी पावर k प्लस 1। फिर इस तरह से लीजिएगा a प्लस h लाइएगा, रिप्लेस a विद a प्लस h, f k a प्लस h इज इक्वल टू फैक्टोरियल k अपॉन 2 पाई i इंटीग्रेशन c f z dz अपॉन z माइनस a माइनस h टू द पावर k प्लस 1। सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा और सब्सट्रैक्टिंग f k a प्लस h माइनस f k a फैक्टोरियल k कॉमन है, 2 पाई i कॉमन है, इंटीग्रेशन c f z कॉमन है 1 अपॉन z माइनस a माइनस h टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन z माइनस a टू द पावर k प्लस 1 और यहाँ dz है तो फैक्टोरियल k अपॉन 2 पाई i बाहर ले लीजिएगा, इंटीग्रेशन c f z अपॉन ये कॉमन लीजिएगा z माइनस a टू दी पावर k प्लस 1 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस h अपॉन z माइनस a टू द पावर माइनस k प्लस 1 माइनस 1 dz। अब यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करिएगा फैक्टोरियल k अपॉन 2 पाई i इंटीग्रेशन c
एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू दी पावर के प्लस वन, ये वन हो जाएगा प्लस के प्लस वन एच अपॉन जेड माइनस ए हो जाएगा, फिर प्लस के प्लस वन आ जाएगा, फिर के प्लस टू आ जाएगा और अपॉन में फैक्टोरियल टू आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस वन डी जेड, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, एक एच से डिवाइड करके इधर ले आइएगा लेफ्ट में, एफ के ए प्लस एच माइनस एफ के ए अपॉन एच इज इक्वल टू फैक्टोरियल के अपॉन टू पाई आई है इंटीग्रेशन सी। अब यहाँ पर आपको मिलता है एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू दी पावर के प्लस वन, और यहाँ आपका है के प्लस वन एच, एच यहाँ से हट जाएगा, अपॉन जेड माइनस ए प्लस के प्लस वन के प्लस टू अपॉन और फैक्टोरियल टू आएगा, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ जगह कम पड़ गई है एच एंड सो ऑन, और बाहर डी जेड। अब फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला अगर बनाना है तो लिमिट एच टेंस टू जीरो डाल दीजिएगा, टेक एच टेंस टू जीरो, देखिएगा के वाई डेरिवेटिव तो पहले से ही है और फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला सामने है, तो एक डेरिवेटिव बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा एफ के प्लस वन ए इक्वल टू, ये सारे पद जितने हैं वो जीरो में चले जाएंगे, अंदर से के प्लस वन के साथ फैक्टोरियल के के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो बड़े वाले नंबर का फैक्टोरियल लग जाएगा, फैक्टोरियल के प्लस वन अपॉन टू पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर बढ़ जाएगी यहाँ के प्लस टू। अब देखिएगा यहाँ के प्लस वन है तो उधर के प्लस टू है। अब इंडक्शन मेथड हमारा प्रूव हो चुका है, रिलेशन ट्रू हो गया है, अब हमारे पास रिलेशन इज ट्रू। फॉर n is equal to k plus 1, so by mathematical induction relation is true for n belongs to capital N। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा रिलेशन है वो n इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि सभी नेचुरल नंबर के लिए सत्य है। यानी कि जो फार्मूला दिया गया है वो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, जितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव है इस वाले फार्मूले की हेल्प से आप उन्हें याद कर सकते हैं। अभी तक हम कॉशी थ्योरम पढ़ चुके हैं, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला पढ़ चुके हैं, डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू ए पढ़ चुके हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, एंड डेरिवेटिव भी हो चुका है। अब आइए इनके एप्लीकेशन कर लेते हैं, इन पर बेस्ड है क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 5 भी खोल लीजिएगा अपनी बुक की। पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन सी मोड जेड स्क्वायर डी जेड अराउंड द स्क्वायर, around the square with vertices 0 0 1 0 1 1 and 0 1। सॉल्यूशन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही करिएगा जैसे कि आप लास्ट एक्सरसाइज में कर रहे थे। स्क्वायर देख लीजिएगा अपना, ऑरिजिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 0 0 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया, 1 0 1 1 0 1 ओ ए बी सी, रास्ता ओ से ए से बी, बी से सी से ओ। ये y इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 1 है, ये y इक्वल टू 1 है और ये y एक्सिस है, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 0। अब मोड z का स्क्वायर है जिसका कि आप इंटीग्रेशन करने वाले हैं। इंटीग्रेशन को उठा लीजिएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन c। c पूरी क्लोज्ड फिगर है ना,
4 पार्ट है स्क्वायर के, बीएससी पार्ट 1 का क्वेश्चन है, छोड़ दूंगा बीच में ही। इंटीग्रेशन सी मोड जेड स्क्वायर डी जेड है, इंटीग्रेशन सी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और डी जेड हो जाएगा आई एक्स प्लस आई डी वाई। 4 पार्ट में तोड़ दीजिएगा। इंटीग्रेशन ओ ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस आई डी वाई प्लस ऐसे इंटीग्रेशन ए बी हो जाएगा प्लस ऐसे इंटीग्रेशन बी सी हो जाएगा प्लस ऐसे इंटीग्रेशन सी हो जाएगा। एक ही वैल्यू को 4 बार रिपीट करके लिख दीजिएगा। चारों रास्ते पर चलते हैं। अलोंग जब आप ओ ए पर जाते हैं तो एक्स इक्वल टू सॉरी वाई इक्वल टू 0 होगा, डी वाई इक्वल टू 0 होगा और x के साथ शर्त लग जाएगी x वेराइज फ्रॉम 0 to 1। जब आप अलोंग ए बी चलते हैं तो x इक्वल टू 1 होगा, dx इक्वल टू 0 होगा, y वेराइज फ्रॉम 0 to 1। जब आप अलोंग बी सी चलते हैं तो y इक्वल टू 1 होगा, dy इक्वल टू 0 होगा और x की लिमिट हो जाएगी यहाँ 1 से 0, 1 to 0। और जब अलोंग सी ओ चलोगे तो सी ओ पर x इक्वल टू 0 होगा, dx इक्वल टू 0 होगा और y वेराइज हो जाएगा 1 to 0। ये लिमिट हो जाएगी आपकी। जब आप इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे तो पहला रास्ता देखिएगा ओ ए है, ओ ए पर y की वैल्यू 0 है, dy की वैल्यू 0 है तो ये लिमिट हो जाएगी 0 to 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा प्लस अगले रास्ते का नाम ए बी है। ए बी में देखिए आप x की जगह 1 रखेंगे। जब x की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आई डी वाई और लिमिट 0 to 1 हो जाएगी। फिर तीसरे रास्ता बी सी में चलेंगे, y की जगह 1 रखेंगे, लिमिट 1 to 0 हो जाएगी x की तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ डी एक्स हो जाएगा, डी वाई कट जाएगा। और चौथे पार्ट में आप सी ओ में चलेंगे, सी ओ में आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा और साथ में आई डी वाई हो जाएगा और इंटीग्रेशन की लिमिट 1 से 0 हो जाएगी। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिएगा और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। इसी तरह से ये चलिएगा। दूसरे क्वेश्चन में आई इक्वल टू है इंटीग्रेशन सी जेड की पावर -2 डी जेड, यानी कि आप पढ़ सकते हैं इंटीग्रेशन सी डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर। सर्किल दे रखा है, द सर्किल सी इज मोड z माइनस 1 इक्वल टू 1 है तो यहाँ से हो जाएगा z माइनस 1 इक्वल टू ई की पावर आई थीटा और यहाँ से हो जाएगा z इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर आई थीटा डी जेड इक्वल टू आई ई की पावर आई थीटा और डी थीटा। अब यहाँ से आपका फार्मूला जो है बन जाएगा। अब ये है जेड स्क्वायर है, मोड जेड माइनस 1 है यहाँ पर। सर्किल जो है, सर्किल का सेंटर है 1,0 और रेडियस जो है वो 1 है। और जब आप वैल्यू लेके जाएंगे यहाँ पर जेड स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से 1 प्लस ई की पावर आई थीटा आपको रखना पड़ेगा, 1 प्लस ई की पावर आई थीटा आपको रखना पड़ेगा। अब उसके बाद आप इंटीग्रेशन करेंगे, जेड की पावर वहाँ पर -2 हो जाएगी है। इस तरीके से इंटीग्रेशन जो है वो भारी पड़ रहा है। अब मैं इसमें अपनी थ्योरम का यूज करता हूँ जरा। लिखिएगा द सर्किल सी इज गिवन बाय मोड जेड माइनस 1 इक्वल टू 1। सेंटर ऑफ सर्किल इज 1,0 एंड रेडियस इज इक्वल टू है 1 के। अब ये मेरा सर्किल है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है। ये सेंटर हो जाएगा मेरा 1,0, ये 0,0 हो गया और ये हो जाएगा 2,0। इस कर्व का नाम है सी। अब यहाँ से फार्मूला देख लीजिएगा, जो फंक्शन है 1/z² है
1/z² में अगर कोई z की जगह 0 रख देगा, 1/z² में अगर कोई z की जगह 0 रख देता है तो यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो इनफाइनाइट बन जाएगी, यानी कि हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ध्यान रखिएगा कि अगर फंक्शन एनालिटिक होगा तो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है हमेशा 0 आएगी कॉची थ्योरम के अकॉर्डिंग, और पूरे कर्व के अंदर या कर्व की बाउंड्री पर कोई पॉइंट ऐसा आ जाता है जिस पर फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है तो आप इंटीग्रल फार्मूला है उसका डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ अपॉन में पड़ा हुआ है z² पड़ा हुआ है। अब हम ये कहते हैं वी है, अभी हमने फार्मूला निकाला था f' = 1/2πi इंटीग्रेशन c fz अपॉन z माइनस a का होल स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला निकाला था यहाँ पर f' = a में। यहाँ क्वेश्चन पढ़ने में मैंने इसमें गड़बड़ कर दी है, ये z की पावर -2 नहीं है, z बार का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से मेरी ये लाइन गलत हो जाती है, यहाँ से ये मेरी लाइन जो है वो गलत हो जाती है, तो मुझे इसका रास्ता चेंज करना पड़ेगा। The circle C node z-1 = 1, z-1 = e की पावर I theta, z = 1 plus e to the power I theta, dz = I e to the power I theta d theta। सर्किल पर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो पूरे सर्किल की जो लिमिट होगी वो 0 से 2π होगी। I = लिमिट आप 0 से 2π लेंगे, z का बार है, जब बार लेंगे तो i का चिन्ह बदल देंगे, 1 plus e की पावर माइनस आई थीटा, और यहाँ हो जाएगा i e की पावर आई थीटा डी थीटा। अब इसे अंदर ले जाइएगा, I = इंटीग्रेशन 0 से 2π, i बाहर आ जाता है, e की पावर आई थीटा हो जाएगा प्लस यहाँ 1 और डी थीटा। I = इंटीग्रेशन 0 to 2π, ये हो जाता है cos थीटा प्लस i sin थीटा प्लस 1 डी थीटा। ये वैल्यू आपकी बन जाती है। एक चीज गड़बड़ हो गई है, मोड z का स्क्वायर है, ये फिर मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर होल स्क्वायर होगा। फिर देखो मैं गलत कर रहा हूँ बार बार, तो जब आप इसे खोलेंगे 1 प्लस e की पावर 2i थीटा आएगी माइनस और प्लस 2 e की पावर माइनस आई थीटा, e की पावर आई थीटा डी थीटा। I = I इंटीग्रेशन 0 to 2π e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा प्लस 2 डी थीटा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर लिमिट 0 से 2π ले रहे हैं और e की पावर आई थीटा की फॉर्म है तो इंटीग्रेशन हमेशा 0 रखना है, क्योंकि 0 से 2π में cos थीटा का इंटीग्रेशन भी हमेशा 0 होता है और sin थीटा का इंटीग्रेशन भी जो है हमेशा 0 होता है। यानी कि मैं यहाँ पर नोट लिख देता हूँ, अगर आप इंटीग्रेशन 0 से 2π और e टू दी पावर प्लस माइनस आई एन थीटा कर रहे हैं उत्तर, तो आप हमेशा उत्तर 0 लिखेंगे। क्लियर, शर्त हो जाएगी n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो i = यहाँ i हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2 थीटा का डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा और यहाँ 2π आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 4πi। और इस तरह आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। आप देखना मैंने थर्ड क्वेश्चन लिख दिया है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन c z² + 3z dz along a पार्ट में है द सर्किल मोड z = 2 फ्रॉम 2 0 to 0 2 इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर बी पार्ट बाद में पढ़ेंगे सॉल्यूशन में। I = है इंटीग्रेशन c z² + 3z dz। सर्किल को देख लीजिएगा, मोड z = 2 है, कहाँ जाना है 2 0 2 0 2 में। सर्किल C इज मोड z = 2, ये सर्किल हो गया, ऑरिजिन एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, ये 2 0 हो जाएगा,
अब इस सर्किल पर जाकर के आपको इंटीग्रेशन करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा 2 0 से कहाँ जाना है 0 2, यानी कि आप ये है आपका इंटीग्रेशन a to b, आप यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं बस a से लेकर के b तक। तो मोड z इक्वल टू 2 है तो z इक्वल टू 2 e की पावर i थीटा dz इक्वल टू 2i e की पावर i थीटा d थीटा। तो यहाँ पर हमारा a पार्ट है, तो a पार्ट में i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन a b z स्क्वायर प्लस 3z dz। अब a से b जाइएगा आप इंटीग्रेशन करने के लिए। जब आप a से b जाते हैं तो आप x एक्सिस से y एक्सिस जा रहे हैं, तो लिमिट आपकी 0 से π/2 हो जाएगी, या लिमिट 0 से π/2 हो जाएगी। z स्क्वायर की वैल्यू देख लीजिएगा 4 e की पावर 2i थीटा प्लस 3, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा e की पावर i थीटा, और ये हो जाएगा 2i e टू दी पावर i थीटा d थीटा। 2 ये है, 1 2 अंदर से कॉमन ले लेंगे तो 4 आ जाएगा i, लिमिट 0 to π/2 हो जाएगी। यहाँ 2 बचेगा, e की पावर i थीटा बाहर से आ जाएगा, e की पावर 3i थीटा प्लस, यहाँ 3 बचेगा, और e की पावर 2i थीटा d थीटा। तो ये हो जाएगा 4i 0 से π/2 2 cos 3 थीटा प्लस i sin 3 थीटा प्लस 3 cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा d थीटा। और इसका सीधे सीधे इंटीग्रेशन कर दीजिएगा और आपका आंसर जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। गलती से सेकंड पार्ट जो है इसका मैंने बी पार्ट मिटा दिया है। बी पार्ट में हमसे जाने के लिए कह रहा है द स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में ज्वाइना है, ज्वाइनिंग 2 0 2 2 2, ये है ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पॉइंट है 2 0 से जाना है 2 2, यहाँ जाना है, और फिर 2 2 से जाना है 0 2, यहाँ जाना है 0 2। ये मान लीजिएगा a है, ये b है और ये c है। तो यहाँ पर जब आप चलेंगे तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, यहाँ इक्वल टू y इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब आप इंटीग्रेशन को x और y में कन्वर्ट करके करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन c z स्क्वायर x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 x प्लस आई वाई हो जाएगा, और g डी जेड की वैल्यू dx प्लस आई डी वाई हो जाएगी। इसको आप दो बार लिख देंगे, इंटीग्रेशन ए बी और इंटीग्रेशन बी सी। पहला आप ए से बी जाएंगे, फिर आप बी से सी जाएंगे। जब आप अलॉन्ग ए बी चलेंगे तो x की जगह 2 रखेंगे, dx की जगह 0 रखेंगे, और y की लिमिट आ जाएगी y वेराइज फ्रॉम 0 to 2। जब आप अलॉन्ग बी सी चलेंगे तो y इक्वल टू 2 रखेंगे, dy इक्वल टू 0 रखेंगे, x की लिमिट आ जाएगी 2 से 0। अब इन दोनों वैल्यू को इंटीग्रेशन में ऊपर डाल दीजिएगा और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। जो एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 5A में भी है, तो चौथे क्वेश्चन को यहाँ से कट कर दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन निकालना है z प्लस 2/z dz वेयर c सेमी सर्किल z इक्वल टू 2 e की पावर i t और लिमिट 0 से 2 पाई है। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट तो आपकी 0 से पाई चली जाएगी, z की वैल्यू 2 e की पावर i t आ जाएगी, प्लस का 2 आ जाएगा, और यहाँ 2 e की पावर i t आ जाएगी, और जब dz का डिफरेंशियल करेंगे तो 2i e की पावर i t dt हो जाएगा, e की पावर i t कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। अब e की पावर i t को cos t प्लस i sin t में तोड़ दीजिएगा और सीधे सीधे इंटीग्रेशन कर दीजिएगा और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। आगे देखिएगा, छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन में है शो दैट द इंटीग्रल ऑफ z बार का इंटीग्रल करना है along ए सेमी सर्कुलर आर्क मोड z इक्वल टू 1। सेमी सर्किल के आर्क पर इंटीग्रेशन आपको करना है फ्रॉम -1 to +1। ये लिमिट दे रखी है
हैज द वैल्यू माइनस पाई आई और प्लस पाई आई। दो आपको आंसर दे रहे हैं, माइनस पाई आई प्लस पाई आई, अकॉर्डिंग एज द आर्क लाइज अबव और बिलो द रियल एक्सिस। और दो शर्त है, पहली बार में जो आर्क है वो रियल एक्सिस के अबव पड़ती है और दूसरे बार में जो आर्क है वो रियल एक्सिस के बिलो पड़ती है। अब देखिएगा यहाँ पर सॉल्यूशन में सर्किल इज मोड जेड इक्वल टू 1, ये हमारा सर्किल हो जाता है। ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पॉइंट हो जाएगा -10 और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 10। मोड जेड इक्वल टू 1 है तो जेड इक्वल टू ई की पावर आई थीटा हो जाएगा, डी जेड इक्वल टू आई ई की पावर आई थीटा डी थीटा हो जाएगा। देखिए सारी वैल्यू तैयार हो गई है मेरे पास। अब आई इक्वल टू इंटीग्रेशन जेड बार डी जेड, एक बार -1 से +1 जाना है, -1 से कहाँ जाना है +1 और रियल एक्सिस के ऊपर जाना है। इस रास्ते पर आइएगा, इस वाले रास्ते पर, और जेड बार से क्या डाल रहे हैं डी जेड आप वैल्यू डाल रहे हैं। आप -पाई से लेकर आप यहाँ वाली वैल्यू आप डाल रहे हैं। अब एंगल अगर आप देखेंगे तो यहाँ एंगल 0 होता है, यहाँ π/2 होता है और यहाँ पाई होता है। तो लिमिट अगर -1 से +1 जा रहे हैं, रियल एक्सिस के आप ऊपर लेकर से जा रहे हैं तो लिमिट आपकी पाई से 0 चलेगी। तो लिमिट हो जाएगी, यह रास्ते का नाम लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ ए बी और यहाँ लिख देता हूँ सी। यहाँ तो रास्ते का नाम हुआ मेरा ABC। इंटीग्रेशन लिमिट चलेगी हमारी पाई से 0, जेड बार की वैल्यू ई की पावर माइनस आई थीटा आ जाएगी डी जेड ई की पावर आई थीटा डी थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा माइनस का पाई आई। अब ऐसे चलते हैं आई इक्वल टू, अब ये रास्ता बनाइएगा डी, अब रियल एक्सिस के नीचे चलिएगा। अब इस रास्ते पर है ABC पर इंटीग्रेशन ABC जेड बार डी जेड इंटीग्रेशन। अब आप यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, अब ध्यान रखिएगा आप नीचे से घूमते हुए आ रहे हैं, ऊपर जो एंगल होता है वो तो 0 होता है 0 डिग्री और नीचे होता है एंगल 2 पाई। अब जब नीचे से घूम कर आएंगे तो लिमिट आप पाई से 2 पाई लेंगे, तो ये हो जाएगी लिमिट पाई से 2 पाई, जेड बार ई की पावर माइनस आई थीटा आई ई की पावर आई थीटा डी थीटा, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई इक्वल टू पाई आई। देखिएगा जो फंक्शन हमें दिया गया था उसका मान इंटीग्रेशन के रास्ते पर निर्भर, देखिए पाई आई और माइनस पाई आई आया है। उसका रीजन ये है, जब आप ABC में जाते हैं तो क्लॉक चलते हैं, क्लॉक के इंटीग्रेशन की वैल्यू माइनस होती है, और जब आप ABC के रास्ते जाते हैं तो आप एंटी क्लॉक चलते हैं और एंटी क्लॉक की जो वैल्यू है पॉजिटिव होती है। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम आई है लेकिन एक वैल्यू प्लस की आई है, वो एंटी क्लॉक के लिए है, और एक वैल्यू माइनस की आई है जो कि क्लॉक के लिए है। अभी मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 सिखा रहा हूँ। इस 7 क्वेश्चन को ध्यान से सीख लेना। इस जैसे आपको 6-7 सवाल करने हैं और इन क्वेश्चन का आंसर आप मुँह जवानी दे सकते हैं अगर आपको करने का तरीका आता है तो। आप जरा तरीका ध्यान से देखना। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन सी डी जेड अपॉन जेड माइनस 2। सॉल्यूशन में आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सी डी जेड अपॉन जेड माइनस 2। फर्स्ट पार्ट में आइएगा 10 सर्किल, मोड जेड माइनस 2 इक्वल टू 4। सर्किल इज मोड जेड माइनस 2 इक्वल टू 4 है, सेंटर 2,0 हो जाएगा, रेडियस 4 हो जाएगी। ये सर्किल हो गया आपका। ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये 0 0 हो गया, ये 2 0 हो गया, अब ये हो गया 4,0। अब इंटीग्रेशन करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा। अब अगले 30 सेकंड 1 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखिएगा आप ये सोचिएगा इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड के बारे में सोचिएगा। अगर इस फंक्शन की कंपेयर इससे करते हैं तो आपको एफ जेड की वैल्यू मिलती है 1/z माइनस 2। वफ जेड की वैल्यू आपको 1/z माइनस 2 मिलती है। इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू 2। इस फंक्शन में अगर z इक्वल टू 2 रख दिया जाए तो फंक्शन की वैल्यू अनंत बन जाएगी।
तो यानी कि आपका फंक्शन जो है 2 पर एनालिटिक नहीं है, सही है ना, आपका फंक्शन 2 पर एनालिटिक नहीं है, तो यहाँ पर ये फंक्शन को यहाँ पर खतरा हो जाता है। अगर मान लीजिएगा फंक्शन एनालिटिक होता, ठीक है ना, मतलब जो रीजन अगर आपको दिया जाता है उस रीजन के अंदर अगर फंक्शन एनालिटिक होता है तो कॉची थ्योरम के अनुसार आंसर 0 आ जाएगा, सही है। और अगर एनालिटिक होने में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूरे को एफजेड ही मत मानिएगा, फिर आप ऐसे करिएगा, एफ इज इक्वल टू फार्मूला है 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस 2, तब आप ऐसे पढ़िएगा। तो कहने का मतलब ये है जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं अगर वो एनालिटिक है तो पूरे को एफ जेड मान लीजिएगा, सही है। अगर मान लीजिएगा आपके डोमेन में रीजन में कोई ऐसा पॉइंट पड़ जाता है जिस पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो उस टर्म को छोड़ दीजिएगा जो एनालिटिक होने के लिए मना कर रही है, यानी कि अनंत बना रही है। अब जैसे z-2 डिनोमिनेटर में है ना, उसमें अनंत बना रहा है, तो अनंत बना रहा है तो z-2 को छोड़ करके जो बाकी बचा उसे एफ जेड ले लीजिएगा। तो अगर फंक्शन एनालिटिक होता है तो लगता है कॉची थ्योरम, और फंक्शन अगर एनालिटिक नहीं होता है तो लगता है कॉची इंटीग्रल फार्मूला। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस करना सीख लीजिएगा। अब देखिएगा मैं ये वाला स्टेप लगाने जा रहा हूँ, फंक्शन को प्रॉब्लम है 2 से, और देखिएगा 2 मेरे सर्किल के अंदर है, ये मेरा सर्किल सी है। अब मैं ये लिख रहा हूँ y कॉची इंटीग्रल फार्मूला एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए। अब जो मैंने कॉची इंटीग्रल फार्मूला आपको लिख करके दिया है उस कॉची इंटीग्रल फार्मूले को उस इंटीग्रेशन में बदलो जो इंटीग्रेशन आपको करने के लिए दिया गया है। अब यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ देख लीजिएगा और यहाँ देख लीजिएगा, इससे कंपेयर कर दीजिएगा। ए इक्वल टू 2 रख दीजिएगा, ए की जगह आप 2 रखेंगे, अब यहाँ z-2 हो जाएगा, एफ जेड की जगह 1 रखेंगे, एफ जेड इक्वल टू 1, तो फार्मूला बन जाता है F2 इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी डी जेड अपॉन जेड माइनस 2 इंटीग्रेशन सी जेड अपॉन जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 2 पाई आई F2। लेकिन देखिएगा एफ जेड की वैल्यू 1 है ना, F2 है, जेड की रखने की जगह ही नहीं है तो वो ऐसे ही बन जाएगा, क्योंकि एफ जेड इक्वल टू 1 इज टू इम्प्लाई F2 इक्वल टू 1, तो इंटीग्रेशन सी डी जेड अपॉन जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 2 पाई आई। इस तरह आपका आंसर तैयार हो जाता है। बी पार्ट में देखिएगा द सर्किल मोड जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 5। अब ये सर्किल है, मोड जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 5। अब सेंटर इसका 1,0 पर हो जाएगा, ये सेंटर 1,0 हो जाएगा, रेडियस इसकी 5 है, ये ओरिजिन हो गई, एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये 1 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ये 6,0 हो जाएगा, और ये 1 और ये 4 तो ये हो जाएगा -4,0। ये तुम्हारा सर्किल आ गया। अब फार्मूले को प्रॉब्लम किस पे है, z इक्वल टू 2 से है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जिस पर फंक्शन को प्रॉब्लम हो रही है यानी कि इंटीग्रेशन के आगे जो वैल्यू रखी हुई है वो अनंत ना बन जाए बस, और जिस अनंत बन रही है तो वो आपको देखना है कि वो अंदर पड़ेगा या बाहर पड़ेगा। बाहर पड़ेगा तो किस्सा खत्म, कॉची थ्योरम लग जाएगी, लेकिन अंदर पड़ेगा तो फार्मूला लगेगा। अब यही देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम हो z इक्वल टू 2 से है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पर, ये पॉइंट हो जाएगा z इक्वल टू 2। फिर जब तक पॉइंट अंदर पड़ता रहेगा तब तक आंसर आपका नहीं बदलेगा, चाहे किसी भी कितनी भी तरह आकृति बना लीजिएगा। तो यानी कि डू एज ए पार्ट, आंसर वही आ जाएगा। सी में चलिएगा, द स्क्वायर विद वर्टिसेस एट 2 + 2i -2 ± 2i। देखिएगा सी पार्ट में ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये स्क्वायर हो गया आपका,
ये स्क्वायर हो गया है, ये पॉइंट हो गए हैं 2, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, माइनस 2, 2, माइनस 2। ये स्क्वायर का मैंने डायग्राम बना दिया है, सही है। आप देखिएगा ये एरिया पॉइंट यहाँ पर, ये जो पॉइंट है वो z=2 है। तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन के आगे वाली वैल्यू अगर किसी पॉइंट पर इनफाइनाइट बन रही है और वो बिंदु आकृति के अंदर है या बाउंड्री पर है तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगेगा, और वो बिंदु आकृति के बाहर पड़ता है तो कॉची थ्योरम लगेगी और उत्तर 0 आ जाएगा। कॉची थ्योरम का उत्तर भी कभी नहीं बदलता, कॉची इंटीग्रल फार्मूले का उत्तर भी कभी नहीं बदलता जब तक पॉइंट नहीं बदलने का, है ना। तो यानी कि आकृति क्या है, एनालिटिक फंक्शन की खास बात बन जाती है भी ये कि आकृति क्या है, इस बात से आपका कोई लेना देना नहीं है। अब इसका उत्तर फिर 2πi आएगा, यानी कि डू एज ए पार्ट। अब इसे ए पार्ट की तरह से फिर कर दीजिएगा, तो जो ए पार्ट का आंसर आएगा वही बी पार्ट का आंसर आएगा और वही सी पार्ट का आंसर आएगा। आपने देखा सवाल में आकृति से कोई लेना देना ही नहीं है। अभी देखेगा 8वां सवाल है। 8वां क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है बेटा। इसमें है वेरीफाई कॉची थ्योरम फॉर द फंक्शन। फंक्शन दे रखा है, इसके लिए कॉची थ्योरम को वेरीफाई करना है। और ध्यान रखना, कॉची थ्योरम के लिए जो भी आकृति बनती है उसकी बाउंड्री पर और उसके अंदर हर बिंदु पर फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, और कॉची थ्योरम के इंटीग्रेशन की वैल्यू सदैव 0 होती है। फंक्शन दे रखा है ऑफ सी इज स्क्वायर विद वर्टिसेस 1 + -i - 1 + -i। अब ये देखिएगा सॉल्यूशन, ये आपका स्क्वायर हो गया, ओरिजिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह से कर लीजिएगा, ए बी सी डी 1 - 1 1 1 -1 -1 -1 ऐसे चलेंगे आप। ये आपकी है, जब यहाँ चलेंगे तो x = 1 y = 1 x = -1 और y = -1। अब यहाँ कॉची थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए कहा गया है, तो जब ध्यान रखना, ये फिर मैं दोबारा से एक बार बता, मतलब ये जो क्वेश्चन चल रहा है ना, इन क्वेश्चन में तुम एक बात सीख लो। अगर तुम कॉची थ्योरम देखो, एक तो होती है थ्योरम और एक है तुम्हारा फार्मूला। अगर थ्योरम है तो थ्योरम में है इंटीग्रेशन सी fz dz, और अगर तुम फार्मूला लगाने वाले हो तो उसमें है इंटीग्रेशन सी fz/z - a dz। बस ये बात का ध्यान रखना, तुम सिर्फ इतनी बात सीख लो, बाकी सारे सवाल फ्री में हो जाएंगे। अगर कॉची थ्योरम लगाने जा रहे हो तो dz के साथ जो है वो fz है, और अगर कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगा रहे हो तो fz पूरा नहीं है, डिनोमिनेटर को छोड़ने के बाद जो बचेगा वो fz है। और कौन सा डिनोमिनेटर छोड़ना, पूरा डिनोमिनेटर नहीं छोड़ना, डिनोमिनेटर तो ढेर सारे हो सकते हैं, वो डिनोमिनेटर छोड़ना है जो आपकी पूरी वैल्यू को इनफाइनाइट बना रहा है। और ये वाला जो मैं सवाल करने वाला हूँ तो इसमें तो डिनोमिनेटर ही नहीं है, तो सीधे सीधे फंक्शन जो है एनालिटिक हो जाएगा, तो कॉची थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। अब ये ले लेते हैं, ये लेट fz = 3z² + iz - 4। ये है fz is analytic within and on given rectangle। भाषा देखिएगा मैंने क्या लिखी है, जो हमें fz मिला है ना वो पूरे रेक्टेंगल के अंदर और उसकी बाउंड्री के हर बिंदु पर एनालिटिक होगा, चूंकि कहीं अनंत नहीं बनेगा, तो कॉची थ्योरम के अनुसार उसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। बाई कॉची थ्योरम इंटीग्रेशन सी fz dz = 0। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, वेरीफाई। अब ये तो थ्योरम का फिर हो गया तुम्हारा, है ना। अब इसे थ्योरम को वेरीफाई करके दिखाना है। अब ऐसे लिख देते हैं,
वेरिफिकेशन LHS उठा लो, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, 4 पार्ट में इंटीग्रेशन सी 3z² प्लस आई जेड -4 और यहाँ डी जेड 4 पार्ट में तोड़ दोगे, इंटीग्रेशन ए बी 3x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर आई x प्लस आई वाई -4 और डी जेड की वैल्यू dx प्लस आई डी वाई। अब इसे 4 पार्ट में तोड़ो, इंटीग्रेशन ए बी प्लस इंटीग्रेशन बी सी प्लस इंटीग्रेशन सी ए प्लस इंटीग्रेशन डी ए। कितने पार्ट होगा आपके? 4। चारों रास्तों पर शॉर्ट में कर देता हूँ मैं, या चलो लिख देता हूँ। जब ए बी में चलोगे, ए बी देख लो, x इक्वल टू 1 dx इक्वल टू 0 y varies from -1 to +1। along BC पर चलोगे, y इक्वल टू 1 रखोगे, dy इक्वल टू 0 x varies from 1 to -1। along CD में x इक्वल टू -1 रखोगे, dx इक्वल टू 0 रखोगे और y की लिमिट वेराइज करेगी तुम्हारी। यहाँ मेरा पॉइंट थोड़ा सा गलत हो गया है, -1, -1 1 to -1 along फिर d आओगे, d इक्वल टू -1 रखोगे, dy इक्वल टू 0 रखोगे। अब x की लिमिट वेराइज करेगी, x की लिमिट यहाँ पर लिमिट वेराइज करेगी -1 to +1। ये चारों इंटीग्रेशन की वैल्यू रख दोगे यहाँ पर आराम के साथ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, चिंता ही कोई बात नहीं है। आप इंटीग्रेशन कर दोगे, बीएससी पार्ट 1 के अकॉर्डिंग सवाल है और पूरा सॉल्व करके उत्तर 0 आ जाएगा तो आरएचएस बन जाएगी और आपकी जो ये कॉची थ्योरम है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर मैं 9 कर रहा हूँ, इससे आपका और क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय यूजिंग कॉची इंटीग्रल फार्मूला एंड इट्स डेरिवेटिव। या तो कॉची का इंटीग्रल फार्मूला होगा या उसका डेरिवेटिव प्रूव होगा, उनका प्रूव करके 4 पार्ट दे रखे हैं, उनके इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अगर कॉची इंटीग्रल फार्मूला से इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो उस वाले ना क्वेश्चन में डिनोमिनेटर जरूर, डिनोमिनेटर किसी ना किसी पॉइंट पर आपके इंटीग्रेशन वाली वैल्यू को इनफाइनाइट बना रहा होगा और ये गारंटी है जिस जगह वो इनफाइनाइट बना रहा होगा वो पॉइंट या तो बाउंड्री पर पड़ेगा या बाउंड्री के अंदर पड़ेगा। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब जैसे देखिएगा यहाँ पर ए बी सी डी ये पार्ट है, ये तो मैं डायग्राम बनाता हूँ बाद में। सॉल्यूशन, अब कॉची इंटीग्रल फार्मूले में मेरा f ऑफ a इक्वल टू 1/2 पाई i इंटीग्रेशन c f z अपॉन z माइनस a डी जेड है, इक्वेशन नंबर 1। और जो डेरिवेटिव फार्मूला भी अभी बताया था fn इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई i इंटीग्रेशन c f z अपॉन z माइनस a टू दी पावर n प्लस 1 डी जेड, इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ए पार्ट में देखिएगा, ए पार्ट में 1/2 पाई i इंटीग्रेशन c e की पावर z अपॉन z माइनस 2 डी जेड वेयर c इज द सर्किल मोड z इक्वल टू 3। तो यानी कि c इज मोड z इक्वल टू 3, ये हमारा सर्किल हो गया। 3,0 माइनस 3,0। अब इसका डिनोमिनेटर देखो आप, जो इसका डिनोमिनेटर है उसका डिनोमिनेटर देखो आप, डिनोमिनेटर में देखो क्या पड़ा हुआ है z माइनस 2। अगर इसमें z की जगह 2 रख दिया जाए तो हमारी ये पूरी वैल्यू इनफाइनाइट बन जाएगी, यानी कि एनालिटिक नहीं होगा। और 2 बैठाइएगा तो इंटीग्रेशन वाली वैल्यू को जो इनफाइनाइट बना रहा है वो डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, तो ये इंटीग्रल फार्मूला लग जाएगा, कॉची थ्योरम नहीं लगेगी। ठीक है ना। अब ऐसे केस में
इस वाले फार्मूले को और इस वाले फार्मूले को मैच करा लो, यानी कि लेट कर लो एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड और ए इज इक्वल टू 2, और इधर से आ जाओ बाई इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 से तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन सी हो जाएगा, एफ जेड की वैल्यू ई टू दी पावर जेड हो जाएगी और जेड माइनस 2 डी जेड हो जाएगा। अब यहाँ देखो एफ ए है ना, तो यहाँ पर वैल्यू F2 हो जाएगी। अब क्या रख रहे हो एक ही जगह, 2 रख रहे हो। अब यहाँ देखो एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड है, तो आंसर आ जाएगा ई स्क्वायर। बस इतनी देर का सवाल होता है बस। अब देखो बी पार्ट में, देखो बी पार्ट में इंटीग्रेशन सी है, साइन की पावर 6z और z माइनस के π/6 है। सर्किल सी इज सर्किल मोड जेड इज इक्वल टू 1। अब सर्किल ये है, (1,0 - 1,0) ये हमारा सर्किल हो गया। अब देखो यहाँ पर z माइनस π/6 है ना, पाई की वैल्यू रेडियन में पढ़नी है 3.14, तो z में से जब पाई को 3.14 से पाई से भाग करो तो लगभग 0.5 के आसपास आएगा, और 0.5 1 से छोटा है तो पॉइंट अंदर पड़ेगा। तो आपको बी पार्ट करने के लिए इधर ऐसे मान लो एफ जेड इज इक्वल टू साइन की पावर 6z ए इज इक्वल टू π/6 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 से चलो, इंटीग्रेशन सी हो जाएगा, साइन की पावर 6z हो जाएगी और z माइनस π/6 डी जेड हो जाएगा। यहाँ 2πi हो जाएगा और एफ ए है ना, यहाँ पर ए की वैल्यू π/6 है, तो ये हो जाएगा एफ π/6 2πi। अब यहाँ देखो एफ जेड की वैल्यू साइन की पावर 6z है, तो ये हो जाएगा साइन π/6 की पावर 6, तो 2πi ये साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 की पावर 6, 2 4 8 16 32 64, आंसर आ जाएगा πi/32। इस तरह से आंसर इसका तैयार कर लो। वीडियो को स्टॉप करके इन्हें नोट कर लो, मैं इन्हें रब करने जा रहा हूँ। अब सी पार्ट देखो, सी पार्ट में इंटीग्रेशन सी की पावर आई जेड अपॉन जेड क्यूब, सी इज द सर्किल मोड जेड इज इक्वल टू 2, सी इज सर्किल मोड जेड इज इक्वल टू 2, ये सर्किल हो गया। (2,0 - 2,0) अब देखो अपॉन में क्या है, जेड क्यूब, अपॉन में जेड क्यूब पड़ा है ना, जेड इज इक्वल टू 0 रखोगे तो पूरी वैल्यू इनफाइनाइट बन जाएगी। ये भी फाइंड जेड इज इक्वल टू 0 अंदर आ गया ना, तो फार्मूला लगेगा। अब यहाँ देखो जेड की पावर कितनी है 3, अब तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, जेड माइनस ए की पावर n+1 है ना, तो आप लेट करेंगे एफ जेड, ऊपर वाली वैल्यू उठा लो, एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड लेट करोगे, एन इज इक्वल टू 2 लेट करोगे और ए इज इक्वल टू 0 लेट करोगे, है ना। अब यहाँ से आओ तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सी ई की पावर आई जेड हो जाएगा, जेड में से 0 घटेगा, जेड क्यूब डी जेड हो जाएगा, सही है ना। और ये 2πi इधर हो जाएगा, 2πi हो जाएगा, n की जगह फैक्टोरियल 2 हो जाएगा और f 2, यहाँ 2 मत लिख देना, डिफरेंशिएशन है, डबल डैश लिखोगे, तो यहाँ f डबल डैश लिखोगे और a की जगह 0 लिखोगे। अब एफ जेड की वैल्यू देख लो, तो क्योंकि एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर आई जेड है, तो एफ डैश जेड करोगे तो आई की पावर आई जेड हो जाएगा, एफ डबल डैश जेड करोगे तो आई स्क्वायर ई की पावर आई जेड हो जाएगा, एफ डबल डैश 0 करोगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, ई की पावर 0। ये उठा करके यहाँ रख दो, इंटीग्रेशन सी ई की पावर आई जेड अपॉन जेड क्यूब डी जेड,
इजिकल टू माइनस का 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर माइनस का पाई आ जाएगा। देखो कितने आसान सवाल, एक ए रखना है, एक एन रखना है और एक एफ जेड निकालना है। फार्मूला सामने लिखा हुआ है, कंपेयर करके सीधे सीधे वैल्यू रखने जा रहा होगा। अब देखो चौथे पार्ट में डी वाले पार्ट में देखो, इधर से देखो और इधर से देखो। अब देखो एन की जगह 3 रखना है, एन इक्वल टू तो 3 लेट करोगे, ए इक्वल टू माइनस का 1 लेट करोगे और एफ जेड इक्वल टू ई की पावर 2 जेड लेट करोगे। बाई इक्वेशन 2 आ जाओ, इंटीग्रेशन सी एफ जेड की वैल्यू ई की पावर 2 जेड, जेड प्लस 1 की पावर 4 डी जेड इक्वल टू एन की वैल्यू 3 है ना, तो फैक्टोरियल 3 सॉरी 2 पाई आई ऊपर आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 नीचे आ जाएगा और n की वैल्यू 3 दी है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा f ट्रिपल डैश और a की वैल्यू माइनस का 1। अब एफ जेड पड़ा हुआ है, एफ डैश जेड की वैल्यू करोगे तो t की पावर 2 जेड, एफ डबल डैश जेड करोगे तो 4 ई की पावर 2 जेड, एफ ट्रिपल डैश जेड करोगे तो 8 ई की पावर 2 जेड और एफ ट्रिपल डैश माइनस का 1 करोगे तो ई की पावर ये हो जाएगा 8 ई की पावर माइनस 2, ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो इंटीग्रेशन से e की पावर 2z अपॉन z प्लस 1 की पावर 4 dz इक्वल टू यहाँ 8 आ जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 पाई आई आ जाएगा, फैक्टर 3 की वैल्यू 6 हो जाएगी, 2 8 16, 8 पाई आई अपॉन 3 e की पावर माइनस 2 और आंसर तैयार हो जाएगा। अभी आपने देख लिया है ये कितने आसान क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज के तो क्वेश्चन होगा ये कंप्लीट करो, 1 to 9 कंप्लीट कर लो और इसी के बेस पर आपको कुछ एग्जाम्पल भी मिलेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी मिलेंगे। ये एग्जाम्पल आपको करने हैं HW एग्जाम्पल 1 to 5। अब जिस बेस पर मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसी बेस पर एग्जाम्पल है 1 से लेकर के 5 तक, और यहाँ तक ना आप आराम के साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जितना पढ़ाया गया था उसका एप्लीकेशन भी हाथों हाथ करा दिया गया है।